बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज ओवर जनरलाइजेशन हमने देखनी है जी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि सारी बड़ी कॉमन है वैसे तो, लेकिन ये कि अगर इस पर कोई सवाल है तो पहले वो ले लें और उसके बाद फिर जिस तरह अली कहते हैं। कल की तरह आज भी कुछ रिक्वेस्ट हैं इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं। वो रिक्वेस्ट यही है कि एक वक्त में हम कोशिश करेंगे कि एक ही क्वेश्चन पूछें या एक ही कमेंट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सेशन में आप एक ही बार क्वेश्चन कर सकते हैं। आप एक दफा जरूर क्वेश्चन या कमेंट करें और उसके बाद अगर मजीद क्वेश्चन या कमेंट करना हो आपको तो प्लीज हैंड दोबारा रेस कर दीजिए ताकि आप क्यू में आ जाएं और हम आपको दोबारा मौका दे दें। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि क्वेश्चन और कमेंट को हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक है आज का उसी से रिलेटेड हो या फिर सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो। और तीसरा ये कि हम 2 मिनट के अंदर कॉन्वर्सेशंस को रैप अप करने की कोशिश करेंगे पर पार्टिसिपेंट। अगेन दिस इज नॉट अ रूल, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ये एक रिक्वेस्ट है ताकि इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को मौका दे सकें। तो जी मूविंग ऑन, आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से अगर किसी का सवाल या कमेंट तो प्लीज हैंड रेस कर दीजिए। या कोई एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा, एनीबडी हु कैन वॉलंटियर टू एक्सप्लेन द टॉपिक, वो भी अच्छा है ताकि समझ में आ जाए। मेरा ख्याल है अगली दफ़ा फिर मैं मोहन साहब एक कॉल आउट करना शुरू कर देता हूँ। आप एक्सप्लेन करें टॉपिक पे। जी, जी ये तो एक आप देखेंगे। क्वेश्चन, सॉरी, नहीं सॉरी। नहीं प्लीज। नहीं नहीं, आप प्लीज गो अहेड। एक क्वेश्चन था मेरे जहन में, अगर इजाजत हो तो मैं वहां से स्टार्ट कर लेता हूँ। एक हैंड हमारे पास वैसे रेज हो गए हैं। क्वेश्चन ये था कि जिसको हम एक्सपीरियंस या विजडम कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का, वो भी कुछ हद तक इस तरह की जनरलाइजेशंस होती हैं। तो क्या सवाल ये कि क्या सारी ऐसी जनरलाइजेशंस खतरनाक होती हैं या कुछ को हम विजडम और समझदारी और एक्सपीरियंस में भी डाल सकते हैं और उनको एज जनरलाइजेशंस एक्सेप्ट किया जा सकता है। नहीं, बड़ी अच्छी बात, बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने। ये जो है ना, हम जिस तरह से मिसाल के तौर पर हम सारे दिल चीर के नहीं देखते ये जानने के लिए कि दिल क्या की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। हमने एक दो चीरे और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन को हमने जनरलाइज किया कि ये फिर इंडक्टिव मेथड हम यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई मीन इसके बगैर असल में साइंस की डेवलपमेंट मुश्किल हो जाएगी। फिर तो आपको रैंडम सैम्पलिंग जिसको हम कहते हैं, सैम्पल्स पे आपको अपनी कोई चीज़ बेस ही नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जिधर इंसान और इंसान के इंटरनल मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उधर असल में होता ये है कि हम धोखा खा जाते हैं। अक्सर औकात धोखा खा जाएंगी, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। साइंस का मैदान या मिसाल के तौर पर चीज़ों का मैदान ऐसा मैदान है जिधर आप मैटर से डील कर रहे हैं कि जो उसने एक ही तरह से बिहेव करना है। आप आज जिस तरह से लॉक खोल रहे हैं उसी तरह से कल भी खुलना है। लेकिन लोगों के जो लॉक्स होते हैं वो असल में एक तरह से नहीं खुलते। इसके ऊपर कोई रूल्स नहीं बनाए जा सकते कि ये इस तरह करेंगे, फिर ये दूसरा स्टेप होगा, फिर ये तीसरा स्टेप होगा, एंड देन द लॉक विल ओपन। इंसान के ये वही चीज़ है जो मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था, मेंटल पैटर्न्स बताते हुए कि मेंटल पैटर्न्स जो हमारे बन जाते हैं, दे आर अ वेरी यूजफुल थिंग। यही वो जनरलाइजेशन है कि ना जी, हम मेंटल पैटर्न भी जो हमारे बिलीफ सिस्टम में आ जाते हैं वो असल में क्या करते हैं, वो चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को आसान बना देते हैं। यानी ये कि मैं एक घर से निकलूँ, एक रास्ते पर जाऊंगा और उसके नतीजे में दफ्तर पहुंच जाऊंगा, ये मेरा एक पूरा एक मैप बन गया है। ठीक है, लेकिन यही मामला और यही चीज़ जब मैं इंसानों पर अप्लाई करता हूँ तो ये मैप मुझे धोखा दे देता है। तो ये है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यानी व्हेन यू आर डीलिंग विद द प्रोसेसेस ऑफ पीपल, बिकॉज यू डू नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारे सामने सिर्फ एक अपेरेंट बिहेवियर है। दो बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, लेट से, दोनों की ट्रीटमेंट हम कोशिश करते हैं, ये हमने किया ना, दिस इज़ व्हाट वी डू। हम ये कहते हैं कि फिर इस तरह कर लें,
इस तरह करके देखें, इस तरह करके देखें। ये जब हम चीज़ करते हैं तो असल में क्या हम क्या कर रहे होते हैं, दिस हैज़ वर्कड इन द पास्ट, इट विल वर्क इन द फ्यूचर। ठीक है जी। दिस इज़ नॉट साइंस, दिस इज़ नॉट मटीरियल साइंस, फिजिकल साइंस नहीं है ये। यहाँ पे इंसान इन्वॉल्व है। वो एक क्यों बिहेव, एक शायद इसलिए कर रहा हो कि वो अपने पेट की दर्द की वजह से इरिटेबल हुआ है, और एक शायद इसलिए कर रहा हो क्योंकि उसको इस वक्त किसी चीज़ से बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो गई है, दुख मिला है। एक चीज़, वो एक ब्लॉक सा घर बनाने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं बन पा रहा, तो उससे वो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसका लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है। तो हाउ विल यू ट्रीट बोथ ऑफ देम द सेम वे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड देम। ये मसला हो जाता है। बड़ों के साथ भी यही मसला हो जाता है, यानी हमें उनके इंटरनल प्रोसेसेस नहीं पता होते, तो और हम उनको डील इस तरह करते हैं जैसे कि हम जानते हैं। मैं मेक आपका सेंस। जवाब दे सका? ये बहुत शुक्रिया जी। तलत वहीद, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। अम, जी सर, मैंने ये आपकी जो पहले से जो सेशन था वो मैंने सुना जाकर, तो कुछ मेरे अपने जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं इस सिलसिले में, तो मैं इसके बारे में सोच रही थी कि एक एक तजुर्बा होता है आपको, किसी फॉर एग्जांपल एक ख़ानदान है उनके किसी एक फ़र्द के साथ, तो फिर आप ये सोचते हैं कि हो सकता है कि ये क्या सारे लोग ऐसे होंगे इस ख़ानदान के? तो हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा हो कि नहीं, अगर एक इंसान ऐसा कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो हैं वो इस तरह से सोचें। सॉरी। अच्छा, फिर एक शख्स होगा कि जो वो यही करता रहता है, कि वो इसी तरह सोचता है। दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ मैं देख रही हूँ जिसको कि हम प्रेजुडिस कहते हैं, कि जैसे लोग कहते हैं कि सॉरी, अगर मैं किसी को यहाँ पर मैं कुछ बुरा नहीं सोच रही हूँ उनके बारे में, ये जैसे कह नहीं सारे बंगाली ऐसे ही होते हैं, सारे पंजाबी ऐसे होते हैं एक दूसरे के बारे में, और वो ये यकीन कर रहे होते हैं, उस पे एक्ट कर रहे होते हैं, और उनका मतलब बिहेवियर, उनको वो लोगों को अवॉइड कर रहे होंगे। कोई आके वो बैठेगा वहाँ उस कौम का आदमी, तो वहाँ से उठ के चले जाएँगे। तो मैं ये दोनों को देख रही हूँ, तो एक तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है व्हिच व्हिच हैपेंस इन, मतलब नॉर्मल लोगों में ये होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और फिर किसी में ये होगा कि वो इतना ज़्यादा सीवियर हो जाएगा कि वो जैसे होता है कि साइकोलॉजी में भी उसकी एक टर्म है कि ये सीआईए मेरे पीछे लगी हुई है। हम्म। हम्म। या कुछ लोग आएँगे तो वो, मुझे लगता है कि ये जो इस रंग के लोग होंगे या इस कौम के लोग होंगे, ये मुझे जान से मार देंगे। हाँ, सो पैरानोया आई हो जाता है, बिल्कुल। डिफरेंशिएट बिटवीन द टू ओवर हियर। दूसरा ये कि मैंने ये भी, मेरा तजुर्बा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मैं प्रीटी क्लोज, जिनके साथ सुबह को शाम का आपका उठना होता है, कि सामने इंसान एक एक्ट कर रहा है या एक बात हो रही है जो कि बज़ाहिर बिल्कुल मतलब उसमें कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो ये सोचेगा नहीं, इसके पीछे कोई, इसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसके पीछे कोई नेगेटिव चीज है, और ये राइट। जो ऊपर से जो पॉजिटिव नजर आ रहा है कि ये नहीं है, इसके पीछे गड़बड़ है कुछ राइट। ज़रूर, इस तरह की बिल्कुल चीज़। तो बस मैं ये आपसे इसकी कुछ क्लियरेंस चाह रही थी। सही, आज सही कह रही हैं आप, ऐसा होता है जी। एंड दिस इज़ व्हाट, जो पहली मिसालें आपने दी हैं, ये जो आखिरी मिसाल दी है, ये तो असल में अब वो उसकी मिसाल है, वो जो हमने पीछे बात की थी ना, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। ये जो हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो इससे पहले देखी थी, जंपिंग टू कंक्लूजन्स के नाम से, उसमें ये था ना माइंड रीडिंग। देर आर थिंग्स दैट वी कैन नॉट नो। हम बिहेवियर्स देख सकते हैं, हमें जो चीज़ें दिखती हैं, हमारी डोमेन ऑफ कमेंट और हमारी डोमेन ऑफ डायलॉग उसी पर रहना चाहिए। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि दूसरे का मोटिव क्या है या दूसरा क्यों ऐसा कर रहा है, तो फिर उससे पूछ लेना चाहिए कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई डू यू थिंक दैट दिस आई शुड डू दिस, या आप ये वाली सजेशन क्यों दे रहे हैं, इसमें आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। ये हम पूछते भी नहीं हैं। हम असल में वो जो जिसको कुरान मजीद ने बदगुमानी या बदजनी का है कि इन्ना बाद ज़न्न इस्म, बहुत सारे गुमान ऐसे हैं जो कि गुनाह बन जाते हैं जब हम दूसरों के बारे में बग़ैर पूरी इन्फॉर्मेशन के ये गुमान करने लग पड़े कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो ये गुनाह बन जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो गुनाह है इसको अवॉइड, और ये सिर्फ हमने अपने साथ लेके जानी है। यानी ये बात ज़हन में रखिएगा कि इसके नतीजे में आपकी ज़िंदगियों पर फ़र्क पड़ता है।
ये जो एस्पेक्ट है, जो पहली आपने मिसालें दी हैं, दे आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ जनरलाइजेशन, ओवर जनरलाइजेशन। आपका किसी एक के साथ मसलन तजर्बा हुआ और आपने चस्पा कर दिया पूरी कौम के ऊपर ही। मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो मुझे, जब मैं उस वक्त लिखा करता था अपना नाम था मोइज़ अमजद शेख, ठीक है जी, मेरे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मोइज़ अमजद शेख ही लिखा हुआ है। और एक तो वजह ये हुई उसकी ख़त्म करने की कि वैसे ही बाद में, यानी ये उस वक्त वजह नहीं थी, लेकिन बाद में जो वजह हुई वो ये थी कि क्यों ज़रूरी है इसकी इसकी आइडेंटिटी क्रिएट करना। लेकिन जो उस वक्त वजह बनी वो ये थी कि लोग ये कहते थे शेख बड़े कंजूस होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, सही है। तो फिर मैंने अपने नाम के साथ शेख हटा ही दिया। मैंने कहा मैं अपनी कंजूसी तो छुपा सकता हूँ, शेख होना नहीं छुपा सकता। तो ये ठीक कह रही हैं आप। दिस इज वेयर इट अप्लाइज, यहाँ पर हो जाती है, ये प्रॉब्लम होती है। एंड दिस इज़ वेयर वी एक्चुअली क्या करते हैं, हम इसके नतीजे में हम अपने रिलेशनशिप्स ख़राब कर लेते हैं। ये ओवर जनरलाइजेशन की ही एक किस्म अगली आ रही है, लेबलिंग। ये जो आपने मिसाल दी ना कि एक आदमी के बारे में ये सोचना कि जो इसने अभी किया है, इससे उसका बजाय इसके कि उसका बिहेवियर समझें हम उसको एट्रीब्यूट बना देते हैं। यानी एक आदमी ने अभी आपके सामने ठीक बात नहीं की, तो आप बजाय इसके ये कहने के कि या उससे पूछने के कि आपने क्यों ऐसा किया, या इस आदमी ने इस वक्त झूठ बोला, ठीक है, या इस आदमी ने इस वक्त ठीक बात नहीं की, हम इसको एक एट्रीब्यूट बनाकर ये कह देते हैं कि ये झूठा आदमी है। तो ये लेबलिंग बी एंड ओवर जनरलाइजेशन व्हेन इट हैपन्स एट इन दिस केस, कि मैं एक एक्सपीरियंस से पूरे इंसान ही को जज कर दूं, तो उस सूरत में वो लेबलिंग बन जाती है। और एक एक्सपीरियंस से मैं तमाम लोगों को जज कर दूं, मैं तमाम, जिस तरह आपने फरमाया बंगालियों को, शेखों को, पंजाबियों को इस तरह जज कर दूं, तो ये ओवर जनरलाइजेशन हो जाती है। और दोनों ही नुकसान मुझे पहुंचाती हैं, मेरी जजमेंट्स को ख़राब करती हैं। असल प्रॉब्लम ये है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग जी, जज़ाकल्लाह। राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए। मोई साहब, कभी कभी ये होता है फैमिली मेंबर्स में भी, बच्चों में भी, कि एक बच्चा ओवर जनरलाइज करता है, दूसरा समझदारी से बात करता है। तो कई दफा आप ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप इसको हैंडल कैसे करें, बिकॉज बच्चे तो आपके अपने ही हैं, तो उसमें फिर डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होना होता है। तो इस तरीके की बातों में व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ trying to keep peace and at the same time saying कि हर एक की एक आवाज है, मेरी भी एक आवाज है, तो हर एक की आवाज सुननी चाहिए without telling the other person or you're talking nonsense। ये बड़ों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी होता है। हर चीज में मैंने ये नोटिस किया है कि लोग आपकी ओपिनियन को एकदम समझते हैं कि नहीं, आपको तो कुछ समझ आ ही नहीं। तो ये मेरा अपना कसूर है या उनसे सोसाइटी पूछ हैज लेना जस्ट चाहिए, मेड जब मी। जब कोई आदमी आपकी बात, आई एम सो सॉरी प्लीज, आई एम सो सॉरी। नहीं 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 नहीं, I just want, because I find I'm constantly confronted with this type of behavior from people, and instead of trying to clarify I just keep quiet, and result is कि मैं खुद ही अपने आप को ही hurt कर रही होती हूँ। तो इसमें I don't know what is the best policy। तो ये Generalization, तो I feel the एक, other person is generalizing। it is not about generalizing. When they say that this is a very stupid opinion, for instance, this is not a case of generalization. This is a case of commenting on the opinion which you find to be very reasonable, and somebody else thinks that it's a very, unreasonable opinion. तो इस सूरत में मेरा ख्याल है the best thing to do as a, अगर हम इसके बारे में पॉलिसी बना लेंगे तो फिर तो असल में वही मेंटल, हम भी जनरलाइज कर रहे हैं कि ये जब हो तो फिर ये करना चाहिए। नहीं, इट्स अ केस टू केस मेथड, लेकिन सम थिंग्स माइट वर्क। You might, ask them, for instance, that what do you find unreasonable in this opinion? What do you find stupid in this opinion? Why do you think this opinion is stupid? ठीक है, उनसे उनसे रीजंस ले लें और फिर उन रीजंस को कंसिडर कर लें। And if they still feel that, if you think that their arguments are not well grounded,
यू कैन ऑलवेज डिसएग्री विद देम और उनका जवाब दे दें अगर देना चाहें, ना देना चाहें तो आपकी राय है, उस पर कायम रहें। लेकिन अच्छा होता है ये डायलॉग, दिस इज़ अ गुड डायलॉग एज अ यू नो इवन इन रिलेशनशिप बिल्डिंग इट्स अ गुड डायलॉग। कि अगर आपको अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा कंसिडर करना है। हम सब लोग अपनी अपनी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के साथ हैं, यानी हमारे माजी के तजर्बात क्या रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसके साथ चलेंगे हम आगे और उसके मुताबिक हम कमेंट्स देते जाएंगे। इस वजह से इट कैन बिकम अ ट्रिकी थिंग, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट समवेयर एज वेल। वो जिधर से हमने शुरू करना है वो आज है, आज हम इसको शुरू करके तो बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये पूछ लेते हैं, किसी ने आपसे कहा है तो असल में होता क्या है, जिस वक्त कोई आदमी इस तरह से एक बुरा सा कमेंट कर देता है तो मैं आई फील सो टेकन अबैक दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एनी मोर। ठीक है, मेरा दिल ख़राब हो जाता है, मेरे अंदर इमोशन ज़्यादा हो जाती है, मेरी रैशनैलिटी जो है वो उसको, मेरी इमोशनैलिटी उसको कवर करने लग पड़ती है। मेरा दिल नहीं कर रहा होता उससे बात करने का। लेकिन उस वक्त अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करके ये पूछ लूँ कि आप मुझे प्लीज़ इस पर बताएं, व्हाट डू यू फाइंड यू नो इन रीज irresponsible or unreasonable about it. If you can discuss with me, तो मैं अपनी बात पे गौर करने की पोजीशन में आ जाऊंगी। वरना ये जो लेबल आप दे रहे हैं ना मेरी बात पे कि ये स्टूपिड बात है क्या है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, यानी मैं इस बात को इग्नोर कर दूंगी। अब ये कम्युनिकेशन, आप अगर ये कहें कि बाज़ लोगों के साथ हो ही नहीं सकती, जिन लोगों के साथ नहीं हो सकती उनकी राय को इतनी अहमियत ना दें कि आप डिस्टर्ब हों, ख़त्म होगी, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। अगर वो बच्चे भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है एट ए मेच्योर लेवल, तो फिर इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए कि आपको डिस्टर्ब कर दे कोई। ये अहमियत तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए ज़िंदगी में कि वो आपको डिस्टर्ब कर दे। ठीक है ना जी, यानी वो अपने जज्बात की वजह से कुछ बोल देगा। और आम तौर पर हम बोलते भी उन्हीं लोगों के साथ इस तरह से हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि इसके नतीजे में वो चुप कर जाएगा, वो कुछ नहीं बोल सकेगा। तो इस चीज़ को ज़रा अपने आप को कंट्रोल करें। ऑल वी कैन डू इज़ टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स, दैट इज़ वेयर वी हैव टू स्टार्ट एंड दैट इज़ वेयर वी विल हैव टू एंड एज वेल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और इसके नतीजे में दूसरों पर अच्छा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। नहीं करेंगे तो दूसरे एक्सप्लॉइट ही करते रहेंगे। एक छोटा सा कमेंट अगर मोई साहब इसी हवाले से मैं जिसारत करूं, स्पेशली एनएलपी कोचिंग के कॉन्टेक्स्ट में, आपने भी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट टच किया ना राफे के कमेंट जो क्वेश्चन के आंसर में, वो था रिलेशनशिप्स के हवाले से। जहां पे मामला क्लोज रिलेशनशिप्स का आ जाता है, वहां जनरली वैसे भी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है रिलेशनशिप में। तो यूजुअली एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग ये दिस इज हाउ यू वर ट्रेन्ड के इसको फिर एज अ वीकनेस ऑफ रेपोर देखना चाहिए। कि अगर किसी रिलेशनशिप में हमें कोई स्ट्रॉन्ग बायस फील हो रहा है और वो बायस बार बार सामने आ रहा है, तो फिर हमें सबसे पहला काम ये करना है कि उस बायस से ऊपर उठ जाना है और उसको रियलाइज करना है कि अच्छा, ये अगर रिपीटेडली आ रहा है तो ये इस रिलेशनशिप में रेपोर की कमी है और उस पर काम करने की जरूरत है फिर। बिल्कुल। और रिपोर्ट पे काम करने के लिए जैसे आपने फरमाया भी कि जरूरी ये होता है कि दोनों तरफ से ये इंटरेस्ट हो क्लियरली कि हमने इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, वो वन साइडेड नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो फिर पहला काम यही होगा करने का राफे के लिए शायद, कि वो पहले उस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की, उसमें कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें इन नॉन एडवर्सेरियल सिनारियोज, कि जहां पे मामला किसी बहस या तकरार या इख्तलाफ की तरफ जा ही ना सकता हो, उन मौकों पे पहले कोशिश करें उस रिलेशनशिप की में कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की। उसका नतीजा ये निकलेगा कि बायसेस एलिमिनेट आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और वो जो इमोशनल कनेक्शन है वो रिवाइव होगा फिर, अगर दूसरा भी ये समझता है। क्योंकि अगर दूसरा, बिल्कुल आप ठीक फरमाया, अगर दूसरा ये नहीं समझता तो दूसरे के लिए ये जो काम करना है ना, ये खुद उसके कंट्रोल को वीक करने के मुतरादिफ हो जाएगा और वो इसको इस सेंस में लेने लग पड़ेगा कि ये तो असल में जो मेरी पोजीशन बनी हुई है इसके ऊपर, इस ज़ात के ऊपर, कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ एक कमेंट करके, ये ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो तो असल में दोनों की तरफ से ठीक होंगे, लेकिन रिलेशनशिप में आपका पार्ट जो है वो आप अकेला भी ठीक कर सकते हैं।
यानी हर Absolutely. रिलेशनशिप में आपका एक पार्ट है, आपका एक रोल है, वो रोल आप 100% खुद ठीक कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप उससे ठीक हो जाएगा, वी कांट, नो गारंटीज। इसलिए उनके रिलेशनशिप दो बंदों के बीच में होता है, कम से कम दो बंदों के बीच में, और वो तो दूसरा भी उसको अप्रिशिएट करेगा तो ठीक होगा। जी आमना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पार्टली तो आंसर हो गया थोड़ा सा कि रिलेशनशिप इज बिटवीन टू पीपल। आज मैंने आपकी वो वीडियो अभी देख रही थी, आधी देखी, अबाउट ये सेल्फ एस्टीम एंड ईगो एंड एरोगेंस, तो माशाल्लाह काफी उससे चीजें क्लियर हुई हैं। स्पेशली आई लाइक डिफरेंस बिटवीन जो पर्सनैलिटी एथिक और बिहेवियर एथिक का डिफरेंस है, वो तो बहुत अच्छा मुझे बल्कि लगा। मेरे बच्चों से भी मैंने शेयर किया। मेरा अगेन क्वेश्चन मैंने शायद कुरान में अपनी दूसरी क्लास में भी पूछा था आपसे, तो वो अभी तक मैं बहुत ट्रबल्ड हूँ उसके बारे में, और बहुत मैं सोच भी रही हूँ हाउ टू बिहेव। वो यही था कि मैंने कि हम जिन वैल्यूज पे रेज्ड हुए हैं, लाइक फॉरगिवनेस और मैग्नेनिमिटी, और इग्नोर करें और बोल दें, मतलब एज वुमेन तो हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ही आसान रहा है थ्रू आउट अपनी इन लॉज के साथ भी। कुछ भी उन्होंने गलत किया तो मेरी अम्मी ने यही कहना, बी मैग्नेनिमस, तुम उनको बस इग्नोर करो, ये करो। तो उससे ये है कि काइंड ऑफ अब ये वैल्यूज जो हैं वो इनेबलिंग की कहलाती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप तो इम्प्रूव तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो फर्दर अब्यूसिव भी होते गई चीजें। तो अब मेरे अगेन वही डिलेमा मुझे आ रहा है कि मेरी बच्चियों के साथ एग्जैक्टली उनके जो रिलेटिव्स हैं वो वही कर रहे हैं, और मैं उनको अब ये नहीं कह सकती कि जस्ट फॉरगिव देम या इग्नोर करें। वो जिस समय पढ़ रही थी कहीं के, जब सांप आपको डसता है तो आप सांप को नहीं पूछने जाते क्यों डसा है उसने, यू फोकस ऑन योर ओन हीलिंग। तो मुझे अब यही ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फिर वो ये कता रहमी का भी आ जाता है। अब अगर दूसरा आपको इतनी क्लियरली डस रहा है तो आप अब क्या कर सकते हैं? और वो ये आपको कह रहे, नहीं जी ये आपकी तरफ से है, हो रहा है, हमने तो, उन्होंने जो भी किया चलो, लेकिन ये कि वो रियली हार्मफुल बिहेवियर, अब उसमें आप फॉरगिवनेस का किस तरह आप कर सकते हैं? और रिलेशनशिप आप दूसरी साइड अगर नहीं रखना चाह रही या किस तरह है, तो आई डोंट नो, मुझे ये आजकल एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई हुई है कि ठीक है, शुड बी जस्ट स्टॉप के रिलेशन को खत्म करें, या कि फिर उनका हार्म लेकर भी हम कहें कि भाई इट्स फाइन, आई फॉरगिव यू। देखिए, जो भी आप फैसला करेंगे, गुफ्तगू करने का फैसला करें, तब भी आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ कंट्रोल ओवर योर सेल्फ फर्स्ट, कि मैंने इसमें जो गुफ्तगू करनी है। क्योंकि देखें, मैग्नानिमिटी या फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि दूसरे से कम्युनिकेशन ना की जाए और दूसरा जो कुछ भी कर रहा है उसको बस मान लिया जाए। यानी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं उस ज़्यादती की बात करने का हक़ रखता हूँ। ये जो बात है ना कि इंसान को जो कुछ वो कर रहा है उसको मैंने माफ़ कर दिया, ये मैं कई दफ़ा उस इंसान पे ज़ुल्म कर रहा होता हूँ अगर मैं उससे बात ना करूँ। मुझे बात करनी चाहिए, मुझे ये पूछना चाहिए कि ये यहाँ पर क्या हुआ। होता क्या है कि अक्सर औक़ात हम चीज़ों की ज़ाहिर को देखते हैं, उसके नतीजे में लोगों को लेबल करते हैं, उनकी उनकी एट्रीब्यूट्स को लेबल करते हैं, एट्रीब्यूटिव लेबलिंग करते हैं हम उनकी, कि ये है ही झूठी है, ये मतलब मक्कार है, इस तरह की बातें हम करेंगे। यहाँ पर मामला जो है हुआ क्या, उन्होंने एक ऐसी बात क्यों की है कि जिसके नतीजे में मिसाल के तौर पर मुझे ये लगा कि ये दिस इज़ टोटली एक्सप्लॉयटेटिव। ये अभी नया रिलेशनशिप बना है, इसकी अभी कोई बैकग्राउंड नहीं है। अभी देखिए क्या हुआ है, अभी क्या हो रहा है, मैं वो आपसे अर्ज़ करता हूँ। जो सास है या और जो बहू है, दोनों सास और बहू के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके इस रिलेशनशिप में एंटर हो रही हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट्स हमारी सोसाइटी से सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। वो ऐसा नहीं कि हमारे एक्सपीरियंसेस थे, एक्सपीरियंस तो पहली दफ़ा हो रहा है या दूसरी दफ़ा हो रहा होगा। अच्छा, और अगर लेट से उनकी पहले कुछ बहुएं हैं और उन्होंने अब इस पर भी वो कर लिए, तो वो ओवर जनरलाइजेशन का मसला है। बट व्हाट वी कैन डू इज़ इन दिस केस मैग्नेनिमिटी, तो इज़ अ, आई मीन आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट एट्रीब्यूट इफ़ यू हैव दिस, बट इट डज नॉट मीन सर्टन थिंग्स। फॉर इंस्टेंस, इट डज नॉट मीन कि एक आदमी जो है, क्योंकि सांप के बारे में तो ये नहीं पूछा जाएगा, क्यों आप पूछेंगे भी तो बताएगा नहीं। लेकिन हेयर वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स, एंड हेयर वी आर एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज कि एक एक्शन को इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो एक्शन क्यों हो रहा है,
ये इसके बारे में हमारी इन्फ्रेंसेस हैं, वो जो हमने टॉपिक किया था ना लैडर ऑफ इन्फ्रेंस, उसको भी ज़रूर देखिएगा। लैडर ऑफ इन्फ्रेंस ये बताता है कि एक एक्शन हुआ, मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और प्रेजेंटेशन देते हुए एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीपल इन द मीटिंग ही टर्न्स हिज फेस अवे अ लिटिल इरिटेटेड, ठीक है, आपकी तरफ देख रहा है और ही टर्न्स अवे। तो आपने इस पूरे एक्शन की एक कहानी है जो दिमाग में बनाई है, ठीक है। इस पूरी कहानी के नतीजे में आपकी जो परफॉर्मेंस इन योर प्रेजेंटेशन है वो भी चेंज हो जाएगी, आपके उसके उस शख्स के बारे में आपके तासुरात भी बदल जाएंगे, यानी ये सब कुछ हो जाएगा अगले ही लम्हे। अगर लेट से वो वापस आपकी तरफ मुंह करके तो नॉड करना शुरू कर दे, यू विल फील अगेन योर होल स्टोरी विल चेंज, ठीक है जी। नाउ दीज आर टू एक्शंस बट द स्टोरीज आर क्रिएटेड बाय आवर ओन माइंड्स, ये हो रहा है असल में। और वो स्टोरीज जो हैं मेरे जब दो, केस में तो ये है कि उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि वी डोंट केयर अबाउट योर मतलब बेनिफिट या एनीथिंग। आई मीन इट्स आवर राइट जो भी हमने लिया है। एंड और आई मीन जिसको भी बताओ वो यही कहते हैं हाउ कुड दे डू दिस। लेकिन मैंने कहा चलो वो लॉ है जो भी है उन्होंने किया है, बट इट क्लियरली द एक्शन इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जो भी उन्होंने किया, कि it clearly shows that they don't care about us at all they want is money and their own benefit। तो नहीं इसमें देखिए, अब ये जो सारी बात है ना, आई एम हम्म, सॉरी, ये जो सारी बात है इसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स जाननी पड़ेंगी ताकि मैं आई आपको नो ये मैं स्पेसिफिकली, पर्सनली आई थिंक मैं आपको फिर लिखूंगी हाँ जी, मैसेज या आप अलग इसमें, से कर लीजिएगा क्योंकि बात। मैंने एक दो और लोगों को भी लिखे थे। आई डोंट नो किसको किस स्कॉलर इसी तरह, बट आई कुडंट गेट रिप्लाई। मैं आपको ये फिर अगर अगर आप कहीं इजाजत दें तो मैं डिटेल से आपको लिख जी जी, आप मोस्ट वेलकम जी। अल्लाह ताला अगर मेरे ज़रिए से कोई बेहतरी हो जाए तो इससे बढ़कर तौफीक क्या हो सकती है मेरे लिए। बट जनरली मैं यहाँ पर जिस सेशन में, पब्लिक सेशन में, आई ट्राई टू आंसर इन जनरल टर्म्स, ठीक है जी। ये होता क्या है कि हम चीज़ों के बारे में एक, ये देखिए, ये जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने फरमाया कि ये है एक्सपीरियंस। अब आप इस एक्सपीरियंस से बिल्कुल अपने आप को आज़ाद करके अपनी बेटी के ससुराल वालों के एक्शंस को नहीं समझ सकती। अब आप समझ रही हैं बात, हम्म, हाँ जी। यानी ये कुछ इम्पार्शल कोई प्रॉब्लम्स वो हैं। मैं यही एक दो लोगों से राइट, पूछना चाह रही हूँ कि मुझे एक आउटसाइडर व्यू दे, क्योंकि मैं इसके अंदर रह के मे बी आई एम गेटिंग टू यू इमोशनल वॉन्ट या बी कुछ एबल टू, ऐसा है। राइट। सो इसका तरीका यही है कि वंस यू बिकम कॉन्शियस कि मैं इसके बगैर नहीं रख के देख सकती, तो फिर मैं ये अब यानी यूँ समझ लें इम्प्रूवमेंट का रास्ता खुल गया इससे। अक्सर औकात क्या होता है कि ये जो आपने अभी बताया, देखिए जो आदमी ये कह रहा है ना कि हमें कोई परवाह नहीं है, हमें सिर्फ पैसे का मसला है, अगर लेट से थोड़ी देर के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यही बात की होगी, तो इसका भी असल में तो पीछे एक बैकग्राउंड है, ठीक है। उसको पैसे ने बड़ा डसा हुआ है, या पैसे की वजह से वो काफ़ी डस, ही हैज़ बीन हर्ट, ही हैज़ सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस। तो उसको वो ये लेकर आ रहा है इस रिलेशनशिप में भी कि आप भी मुझे सफ़र करवाएंगे, ठीक है। ये है जो इंसान की प्रॉब्लम है, इंसान अपनी मेमोरी को काट के नहीं अगले मामले में जाता। आपको एक दुकानदार ने बेईमानी की है तो आप अगले दुकानदार से चीज़ें लेके भी आके तोलेंगे कि इसने भी तो नहीं की गई। ये, वी कैन नॉट जस्ट get rid of our past experiences, we have to live with them, but if we become conscious that we are living with them, so what can happen is that we can become more reasonably magnanimous, ठीक है जी। मैग्नानिमिटी डज नॉट मीन, देखिए, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। अल्लाह ताला ने भी मैग्नानिमिटी जब दिखाने का कहा तो ये कहा कि अगर तुम माफ़ कर देना चाहते हो दियत फिर भी लोगे, ठीक है। उसने गलत किया है, दियत तो फिर भी लोगे। ये किसास के मामले में, यानी किसास में जो असल लॉ है वो ये कि तुम जो तुम्हारे विक्टिम के साथ हुआ है वो अब तुम परपेट्रेटर के साथ कर लो। और फिर अल्लाह ताला ने रिकमेंड किया है कि मैग्नानिमसली इसको मामला करो और माफ़ कर दो, और अगर माफ़ कर दो तो अब किसास सिर्फ दियत होगी, जान नहीं लोगे, ठीक है जी। यानी इसको मैग्नानिमिटी करार दिया है। मैग्नानिमिटी डज नॉट मीन कि मैं अब जो मेरे साथ नुकसान हुआ मैं उसके बारे में कोई बात ही ना करूं और कुछ भी ना, नहीं, जो मेरी ताकत में है, जो मेरे इख्तियार में है, मैंने वो लीगल और मॉरल दायरे के अंदर रहते हुए करना है। मॉरल दायरा क्या है? अपने से छोटों से, अपने से बड़ों से गुफ्तगू करूं मैं,
और ये जानूं कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। इंशाल्लाह इससे बेहतरी पैदा होगी इंशाल्लाह। आप मेरे से रब्ता कर लीजिएगा इंशाल्लाह। इसके लिए थोड़ा सा यू हैव टू नो मोर अबाउट इट। अल्लाह करे कि कुछ इसमें हम कर सकें इंशाल्लाह। बात वही है जी, इसको प्लीज़ ज़हन में रखिएगा हमेशा, दैट इन एनी रिलेशनशिप you can all that you can guarantee and all that you can strive for is to give your best. Become more conscious of your responses, become more conscious of what you're doing. Lekin you cannot guarantee the flourishing of a relationship because it depends on two parties. At least it can depend on a number of people, but at least it depends on two parties. Thank you जी। ये दुआएं इनके साथ हैं इंशाल्लाह, इनके लिए भी आमीन और इनकी बेटियों के लिए भी अल्लाह ताला आसानी करेगा। आमीन मोहित साहब, एक कमेंट यहाँ पे मैं करना चाह रहा था, क्योंकि एक तो ये एंड माय कमेंट इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आमना's केस, लेकिन जनरली इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बड़ा सिग्निफिकेंट और उतना ही सेंसिटिव मामला होता है हमारे यहाँ, और आई फाउंड रेलेवेंस इन सम असम्पशंस जो उनके सवाल में थी और जो आपका आज का टॉपिक है हमारा। ये जो पूरा इरेशनल बिलीफ्स और कॉग्निटिव बायसेस हम पढ़ रहे हैं, वन ऑफ द रीजंस इज कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स जब दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे एंड पे, जैसा आपने कहा कि हम सिर्फ अपना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपनी सोच को, तो हमारे एंड पे क्या क्या पोटेंशियल वीकनेसेस रह जाती हैं डिस्पाइट बेस्ट इंटेंशंस। अभी हमारे इंटेंशंस में कोई खराबी नहीं होती, इंटेंशंस में खराबी भी हो सकती है, डिस्पाइट बेस्ट इंटेंशंस भी ये सारे कॉग्निटिव बायसेस हमारे एंड पे एक रोल प्ले करते हैं। और दूसरी असम्पशन इसके अंदर जो है वो हमारे यहाँ बड़ी वाइड स्प्रेड वैसी होती है, ह्यूमन जनरली, ऑल ह्यूमंस, मी इंक्लूडेड, एवरीवन इंक्लूडेड, वो ये कि हम वैल्यूज के से एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट्स, जबकि ऐसा होता नहीं है। वैल्यूज आर नॉट सपोज टू बी एडहर्ड टू ताकि रिजल्ट्स अच्छे निकलें, वैल्यूज आर सपोज टू बी एडहर्ड टू डिस्पाइट व्हाटएवर द रिजल्ट्स आर। राइट, दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ वैल्यू। That is where it becomes a value. जैसे Otherwise it's मैं just a ईमानदारी strategy. से नौकरी करूंगा इसलिए नहीं कि मुझे तरक्की मिल जाए, मैं ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम दूंगा इवन इफ मेरे बॉस ने अपेरेंटली किसी बायस की वजह से किसी और को मेरे ऊपर प्रमोट कर दिया। बिल्कुल सही है। तो वैल्यू का नतीजा ये नहीं हो सकता कि मैंने तो ईमानदारी की थी फिर भी देखे मेरे साथ ज्यादती होगी, ये रिलेशनशिप ही एग्जिस्ट नहीं करता। हम जिन दो चीजों में रिलेशनशिप क्रिएट करें। जो तीसरा इसमें एक पॉइंट मैं सबके रिफ्लेक्शन के लिए क्विकली रेज करना चाह रहा था, और माजरत में वक्त अगर ज्यादा ले रहा हूं सबसे, वो तीसरा ये था कि हम चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करते थे, उसमें हम ये अपने एंड पे डिफरेंशिएट एट टाइम्स नहीं कर पाते कि हमारी वैल्यूज और हमारे एक्शंस एज रिस्पॉन्स टू व्हाट एवर वी आर बिलीविंग कि दूसरों के मोटिव्स हैं, उसके नतीजे में हमारी स्ट्रैटेजी अपनी क्या है। बहुत सारे केसेस में मामलात का ताल्लुक वैल्यूज से या इंटेंशन से नहीं होता, स्ट्रैटेजी से होता है, अप्रोच से होता है। एंड व्हेन आई से स्ट्रैटेजी, व्हाट आई मीन इज कि हम क्या चूज कर रहे हैं कि हमने इस मामले को किस तरह हैंडल करना है। एक डिसीजन हमने लिया और मामला ठीक नहीं हुआ, तो अब हम इसको कैसे मैनेज करें। और ये इवन सेंसिटिव तरीन रिलेशनशिप्स, खासतौर पे इन लॉज के साथ या बच्चों के इन लॉज के साथ या हमारे माशी मामलात में बड़े जो बड़े सिग्निफिकेंट मामला होते हैं, वहां पे और ज्यादा क्लियरली आ जाते हैं कि हम एक अप्रोच ट्राई करते हैं और अगर वो बैकफायर कर जाती है तो हम उसको एक एब्सोल्यूट रिजल्ट अज्यूम कर लेते हैं। बिल्कुल सही तो बात। जस्ट सम सजेशन, बहुत सम फूड फॉर इम्पोर्टेंट है थॉट। जी, बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनको जरूर देखना चाहिए एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया जी। शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, पहले तो मैंने हैंड रेज किया था कि ये ओवर जनरलाइजेशन पर आपकी बात सुनने के बाद जो मैंने रिफ्लेक्शन की थी वो बताना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस सिस्टर आमना की बात पर मैं बात करना चाहूँगी और बात करने की जसारत कर रही हूँ, ये अजम्पशन लेकर कि हम इस फोरम पर इकट्ठे हो रहे हैं कि टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर वी आर वाइजर एंड टुगेदर वी आर बेटर, ये मेरी अजम्पशन है। और कोई भी अगर हम में से कोई बात करता है तो ये मेरी अजम्पशन है कि हम अपनी लर्निंग के लिए कर रहे हैं। तो अगेन
मैंने उनकी बात सुनते हुए जो मैंने सोचा, एक अपने लिए भी, अपनी बेटी के लिए भी, और कोई भी अगर इस फोरम में शामिल है, कि जैसे हम मैग्नेमिटी की बात करते हैं, तो इसमें मैग्नेमिटी का भी एक प्राइड होता है। वो जो बात है ना कि ईगो इज एनिमी, तो नेकी का भी गरूर आ जाता है, और उसके पीछे एक मेरा ये ख्याल है कि इंटरनल प्रोसेसेस को अगर ठीक नहीं किया गया, और हम ये कह रहे हैं, मैं अपनी बेटी को कह रही हूँ, बेटे वो जो भी कर रहे हैं आपके ससुराल वाले, आप माफ करो, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन इंटरनल प्रोसेस ठीक होगा अगर, बेटे आपका मामला तो अल्लाह के साथ है ना। अगर आपकी मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया है, तो आपने तो वही बात करनी है जो कि ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, बात मानना अल्लाह ने नहीं कहा, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। तो क्या हुआ कि मैंने अपने इंटरनल प्रोसेसेस ठीक किए, और अब मैं अपनी बेटी के साथ अपनी कॉन्वर्सेशंस को चेंज किया, तो फिर चांसेस हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब एक लड़की जाती है इस रिलेशनशिप में, वो माजी का इंटरेक्शन, बैगेज और लेबलिंग को लेके जाती है। सासें तो ऐसी होती हैं, नंदें तो ऐसे ही करती हैं, और फिर ये चलता रहता है सिलसिला। और हम जो है ना विक्टिम माइंडसेट में होते हैं आमतौर पे, क्योंकि दूसरा माइंडसेट मुश्किल है, वो हौसले का माइंडसेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को अपना मिरर में अपना शीशा देखने का। तो यही बात है कि सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब की बात है कि आप अगर बेहतरी चाहते हैं रिश्तों में या अपने किरदार में, तो दो चीजें बहुत हेल्पफुल हैं, एक दुआ और एक फीडबैक। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम खुद को और अपने बच्चों को सिखाएं कि हाउ टू बी अ लर्नर, हाउ टू टेक एंड हाउ टू गेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और अल्लाह से दुआ करें, तो फिर यानी अपने इंटरनल प्रोसेसेस को ठीक करके आगे चलें, तो बेहतरी हो जाएगी बिट बाय बिट। इट इज टफ, इट इज टफ। अगेन इसमें वो बात भी आती है कि अल्लाह ताला ने अदल की सिर्फ को डेफर किया है। मिसाल के तौर पर अगर मेरी बेटी को मैं ये कह रही हूँ, बेटे आप अपना मामला सही करें, लेकिन मुसलसल जुल्म हो रहे हैं, सो कॉल्ड जुल्म हो रहे हैं, तो मैं अपनी बेटी को ये भी बताऊंगी कि बेटी अदल का मामला तो अल्लाह ने डेफर किया है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट सिस्टर्स, और उसके ऊपर जो मेरे जहन में बातचीत आई। थैंक यू। एक क्वेश्चन है मैं मोइज साहब आया था चैट में, वो मैं जल्दी से आपसे पूछ लेता हूँ। मोइज का क्वेश्चन है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वॉइस ऑफ इनर विजडम एंड द इनर क्रिटिक। Is the voice of intellect and moral sense the same as inner wisdom, or are they different? And how is intuition different from all of these? एक बात तो ये कि आप यू शुड नेवर रिलाई ऑन योर इंट्यूशन, सिंपल, ठीक है। आपने अपनी जो काम करना है वो अपनी रैशनल अंडरस्टैंडिंग पे करना है। इंट्यूशन सिर्फ एक जगह पे रिलायबल है, वो है कि जिधर आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बेपना एक्सपीरियंस है। यानी मिसाल के तौर पर आप अपने इंट्यूशन पर रिलाई करके किसी शेयर को बाय कर लेते हैं जबकि आप पहली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। इससे बुरी डिसीजन नहीं हो सकती। लेकिन आप यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 25 30 40 50 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग, और आप एक चार्ट देख के कहते हैं कि ये दिस सीम्स टू गो दिस वे, और यू डोंट इवन नो वाई। इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसको देखना चाहें तो उसको उसको मैल्कम ग्लैडवेल ने, जो उसकी किताब है, आई थिंक आउटलायर्स में किया है या टिपिंग पॉइंट में किया है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आउटलायर्स की उसकी किताब है ब्लिंक। क्या जी, क्या कह रहे हैं? जी जी जी, मैं यही कह रहा था, ब्लिंक में है शायद। राइट, ब्लिंक में उसने एक्सप्लेन किया है, वो ज़रूर देख लें। यानी ब्लिंक में वो ये बताता है कि इंट्यूशन जो होती है, चीज़ को देखते साथ ही आपके अंदर जो आरा पैदा हो जाती हैं, वो किधर रिलायबल हो सकती हैं और किधर नहीं हो सकती। नौजवान लोगों के लिए कहीं पे भी इंट्यूशन रिलायबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ओनली वेयर यू हैव अ वेरी डीप एंड अ वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस इन सर्टन थिंग्स, जिधर आप इंट्यूटिवली को फैसले कर सकते हैं और वो बड़े अच्छे होंगे, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, डोंट रिलाई ऑन दैट, नंबर वन। नंबर टू ये कि वसवसे में और विजडम में क्या फ़र्क होगा, इसको मॉरल ग्राउंड्स पे देखना चाहिए। यानी मैंने किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं करनी। एक तो ये कि ये ज़हन में रखें कि जब हम ये कहते हैं कि हमारा मामला अल्लाह ताला के साथ है, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू गॉड, what it means, let's say if somebody has wronged me, I will not transgress any godly divine limits
इन टेकिंग रिवेंज, नंबर वन। ठीक है, मैं रिवेंज को फॉरसेक कर दूं अल्लाह ताला के लिए, उसको माफ़ कर, बिल्कुल ही माफ़ कर दूं, ये भी हो सकता है। लेकिन जब भी मैं उसके साथ मामला करूंगा, हो सकता है कि मामला सिर्फ इसलिए करूं क्योंकि ये जो डॉक्टर है जिसने कि नेग्लिजेंस की है मेरे मेरे किसी ख़ानदान के मेंबर के साथ, मैं इसलिए इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा ताकि ये दूसरों के साथ ना कर सके। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो रिस्पॉन्स दूं, लेकिन वो रिस्पॉन्स ये दूं कि क्योंकि उसने की है तो अब मैं उसके बच्चों को मार देता हूँ। ये असल में अब मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अल्लाह ताला को। जब मैं अल्लाह को रिस्पॉन्ड करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने मामलात को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करूँगा। नहीं, जो जिम्मेदारी मुझे अल्लाह ने दी है अपने मामलात को ठीक करने की, अपने अपनी तरफ से अपने कॉन्शियस बिहेवियर से बेहतर करने की, अपने आप को बेहतर करने की, वो तो मुझे करनी ही है। जो मेरी ये बात है, क्योंकि देखिए हम कई दफ़ा गुफ्तगू भी, जो डायलॉग है ना, ये हम इंशाल्लाह एज वी मूव फॉरवर्ड, हमारा आखिरी जो टॉपिक है दैट दैट गेट्स इनटू रिलेशनशिप्स। जब ये हम ख़त्म कर लेंगे ना इंटरनल प्रोसेसेस का टॉपिक, तो रिलेशनशिप्स का जो टॉपिक है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हम जब बात करते हैं तो हम असल में, हमारी हर बात एक रिस्पॉन्स को इनवाइट करती है। वो कैसा रिस्पॉन्स इनवाइट करने लगी है, क्या आपकी, क्योंकि एवरी एवरीथिंग दैट यू से टू अनदर पर्सन इज कैन बी टेकन इन मैनी वेज। तो आर यू रिड्यूसिंग दोज पॉसिबिलिटीज़ कि वो नेगेटिवली लिया जा सके। मिसाल के तौर पर, आपके ख्याल में आपके बुज़ुर्ग जो हैं वो गुस्से में हैं और आप सीरियस बैठे हुए हैं, तो वो आपको कहते हैं ये तो बड़ा एरोगेंट है। और आपके ख्याल में आपके बुज़ुर्ग गुस्से में, और आप कहते हैं कि मैं इनको अच्छी तरह से स्माइल करके देखता हूँ, तो इस उम्मीद है कि इनका गुस्सा बेहतर हो जाएगा, और आप स्माइल करके देखते हैं और इसके नतीजे में वो कहते हैं इसको मेरे गुस्से की कोई परवाह ही नहीं है। तो जिसने नेगेटिवली परसीव करना है उसने नेगेटिवली परसीव कर लेना है, अगर अगर तो ये गुंजाइश छोड़ी है। हाउ कैन वी रिड्यूस दैट, किस तरह करें, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह वील बी टॉकिंग, टेकिंग टेकिंग सम स्टेप्स। लेकिन अगेन कम बैक टू द पॉइंट। एक बात तो ये कि इसको क्लियर रखें कि अल्लाह ताला पर भरोसा करने और अल्लाह को रिस्पॉन्ड करने का मतलब हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं है कि आप पैसिव हो जाएं, कि अब तो जो जुल्म होता है मुझे बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। ये मतलब नहीं है। आपने अपने हद तक, और अगर इसका मतलब ये निकलता है लेट से कि आप इस जगह पे पहुंचते हैं कि नहीं, मेरा ख्याल है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, ठीक है, मुझे इसको ख़त्म करना पड़ेगा, तो अब भी अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ही ख़त्म करूँगा मैं। यानी उसमें ना तो तजावुज़ करूँगा, ना कोई किसी को एक्सप्लॉइट करूँगा, ना अपने हक से ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा, ना किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाऊँगा, ये सब कुछ नहीं करूँगा। मैं सिंपल उतना ही काम करूँगा जितना सच्चाई पर बेस्ड होगा। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब मैंने एक रिलेशनशिप जो कि एक रोग बन चुका हुआ है उसको चलाना ही है क़यामत तक, ये मतलब नहीं है। इसको समझने बड़ी अच्छी तरह से, इट डज़ नॉट मीन दैट आई हैव अ राइट टू लिव माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी को जिस तरह से मैं गुजारना चाहता हूँ, अगर उसमें रुकावट बन रही है कोई चीज़, तो मेरा हक है कि मैं उसको रोक दूँ। लेकिन अगेन कीप दिस इन माइंड, ये रुक भी गया ना, ज़िंदगी रहनी आजमाइशी है। आपको नेक्स्ट स्टेज भी जो मिलेगी वो आजमाइशी होगी, और उसमें भी वो परफेक्ट स्टेट नहीं होगी। तो ट्राई टू सी, हर फैसले से पहले, मैं अभी पिछले दिनों 3 लोगों को ये बता चुका हूँ कि आप एक काम करें, आप ये करें कि मैं ये फ़ैसला करता हूँ तो प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, और अगर ये फ़ैसला करता हूँ तो प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, और फिर इन प्रोज़ एंड कॉन्स को सामने रख कर, क्योंकि हर प्रो और हर कॉन की इक्वल वैल्यू नहीं होती, इसको जेहन में रखें। आपके लिए हर प्रो और हर कॉन की एक इमोशनल वैल्यू होगी, वो ज़्यादा किसकी है, ज़्यादा इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, हर प्रो और कॉन को एक इमोशनल वैल्यू अस्क्राइब करें, एंड नाउ ऐड दोज एंड सी कि क्या चीज़ बनती है। तो इसमें आपका फ़ैसला एक कंसिडर्ड रैशनल फ़ैसला होगा। ठीक है, आपने ये देखना है कि जो चीज़ मेरी बात आ रही है मेरे जहन में, वो वसवसा है या वाइज बात है, इसको थोड़ा सा मैं अभी के लिए, लेट मी जस्ट चेक इट अप। ये अदनान आप बात बन अनम्यूट रही कर होगी। लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो है जनरलाइजेशन, इसके ऊपर तो मैं मजाक में कहूँ कि कोई तहरीक बना सकता ना, तो मैं उसमें होता कि उसको एक तहरीक बना के इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता। मैं कुछ छोटी सी लाइफ जर्नी इसके ऊपर अपनी अपनी शेयर करूंगा, और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, और हाउ आई बीन टैकलिंग दिस अनकॉन्शियसली, बाय द वे फ्रैंकली मेरे पास तो इतना इल्म नहीं था। मुझे आई विल से कि मैं ब्लेस्ड रहा हूँ, अपना जो भी मेरी अर्लीस्ट मेमोरी है अपने चाइल्डहुड की, उन लोगों के दरमियान जो जिनके दरमियान मैं पैदा हुआ और बड़ा हो रहा था,
कि मुझे बहुत मोहब्बत मिली, मतलब वो पेरेंट्स से लेकर रिलेटिव्स, आपको पता हम एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो मोहल्ले के लोगों से तो बेइंतहा, मुझे इसके अलावा कुछ याद ही नहीं है, मतलब हमेशा से। मगर वो क्या था कि वो लोग थे जिनके दरम्यान मैं पैदा हुआ और बड़ा हो रहा था। अब अर्लीस्ट जो इंटरेक्शन है आउट इन पब्लिक जाने की, वो मस्जिद से स्टार्ट होती है, ठीक है। और वहां से ये जनरलाइजेशन स्टार्ट होती है कि मस्जिद में गए हैं और उनको पता लगा कि इस कद के लोग आ गए हैं, तो इस कद के लोग सब शरारती होते हैं, तो उनसे एक हम्म, सर्टेन वे में डील करना है और उनसे बदतमीजी करनी है और पीछे बिठा देना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल में गए, मैं लाहौर में सेंट मॉडल स्कूल से पढ़ा हूँ, तो 6 क्लास की हमारी रूटीन ये थी कि जी हर क्लास में एक नया टीचर साइन होते थे, जो जाहिर है उनकी एवरेज एज 50 ईयर होती थी। और उनको अगर सेट ऑफ पीपल, एक बच्चे की कुछ आदत होती हैं कि वो खास तौर पर टीचर के क्लोज हो जाते हैं, तो वो समझते थे ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। अब मेरे जैसे बच्चों को रेस्ट ऑफ द पीपल हो जाता था, ठीक है। तो वहां पर ये जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया कि जो उनके क्लोज के एक्शन नहीं हो रहे हैं। और ये आगे फिर यूनिवर्सिटी में, और फिर जॉब्स के हालात, फिर मैंने इंटरनेशनल जॉब्स की कि जी ये पाकिस्तान से आया हुआ है, तो हम्म, पाकिस्तानी लोगों के बिहेवियर ऐसे होते हैं। मुझे लिटरली अपने सीरियन सऊदीया में मैंने 10 साल जॉब की, तो कहा उसने कि हमें ये हमारे सर्कल में डिस्कस होता है कि अगर आपने पाकिस्तानी को इंफॉर्मेशन दे दी है तो वो नेक्स्ट डे पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में फैली होगी, ठीक है। अब यूरोप में आए तो यहाँ पर हम इमिग्रेंट्स हैं, तो इमिग्रेंट्स की कुछ खास एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, ये सब गलत नहीं है, इसमें मैं ये कहूँ, जितनी मैंने आपको मिसालें दी हैं इनमें कुछ ना कुछ चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन मेरा शिकवा ये रहा कि कभी मैं अदनान हूं, मुझे देख लो 2 मिनट के लिए। अच्छा, हाउ आई डिड व्हाट आई डिड, मुझे नहीं पता था, मगर अब मैं इन सारी मिसालों में पीछे जाऊं तो मुझे मस्जिद जाना था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद जब तक मैंने जाना था वो उससे रुका नहीं कि ये बड़े मेरे से बिहेव करते हैं। दुख जरूर होता था और बहुत दफा हुआ, उसकी मुझे तो मेमोरी इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हम्म, स्कूल की क्लास का क्या होता था कि फर्स्ट जब रिजल्ट आता था तो वो टीचर को पता लगता था ये अदनान नाम का कोई इंसान मौजूद है इस स्कूल में, जो फ्रंट रो में नहीं बैठता, लेकिन ये नंबर तो कुछ और ही बता रहे हैं। तो वो फर्स्ट सेशन से वो मुझे फिर नोटिस करने लगता था। तो फिर हर क्लास में, और आपको ये मैं बताऊं, ये यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक ऐसा ही हुआ कि हम्म, उसके बाद फिर जब वो 3 महीने मुझे ऑब्जर्व कर लेते थे फिर वो कहते थे ओहो। और जब वो फिर क्लास खत्म होती थी, सो आई बीन ऑलवेज अ फेवरेट स्टूडेंट ऑफ देम, हम्म, ठीक है। और ये फिर जिन जैसे मैंने आपको सीरियन अपने बॉस की बात की, तो वो जब उसके साथ टाइम गुजर गया तो ये वो उन्होंने खुद ही मुझे बताई, तो वो आपको ये खुद ही बता रही है कि अब वो उन्होंने मुझे ये बता रहे हैं, तो देयर वाज अ लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है बिन। सो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट, ये आप बहुत बार कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता ये जनरलाइजेशन का। और हाँ, जब ये मेरी अथॉरिटी में है, यानी कि मेरे पास भी ऐसे है कि जब मेरे मुझे लोग रिपोर्ट करने लगे, एक पाकिस्तान सऊदीया में एक पाकिस्तानी भाई मेरे से नाराज, यानी कि वो मुझे रिपोर्ट करते थे, बाकायदा नाराज हो गए, और बल्कि मैं उनसे नाराज हुआ क्योंकि उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रखी कि यार आप पाकिस्तानियों को क्यों नहीं देखते, ज्यादा हमें प्रमोट करते। मैंने कहा यार ये ना मेरी दुखती रग है, ये कभी मेरे सामने दोबारा ना बोलना। फॉर मी, जो मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड मेरी इवेलुएशन है। मेरे साथ ये हुआ हुआ है, मैं ये आगे नहीं किसी के साथ कर सकता। सो अगर एक हम्म, इंडियन परफॉर्मेंस पर बेहतर होगा या कोई भी, तो वो ज्यादा अहम है मेरे लिए रादर देन कि वो किस नेशनैलिटी से बिलोंग करता है। सो हम्म। कंसिस्टेंसी, और जब ये आपके पास है तो आप लोगों के इसको जनरलाइज ना करें। मेरे लिए दिस इज हाउ आई डेल्ट विद दिस वन। आई नो दैट मैंने वेरी थोड़ा ज्यादा 2 मिनट से नहीं टाइम नहीं, लिया, दैट्स वेरी मगर वेरी आई इंपॉर्टेंट। वांटेड टू। इसमें मैं सिर्फ आपसे ही गुजारिश करूंगा कि आपने ना इसको इसको देखना है और लोगों से पूछना है अपने आसपास कि मैं किधर कर रहा हूं ये, ठीक है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। आपको असल में कई दफ़ा हम इस चीज़ के बारे में, ये मैंने खुद नोटिस किया, अपने अपनी बातों में नोटिस किया कई दफ़ा कि कुछ चीज़ें मैं इस तरह की कहता हूँ, करता हूँ, या मेरे कुछ रवैये ऐसे बन जाते हैं जो बेसिकली जनरलाइजेशन पे बेस्ड होते हैं। मैं
अच्छा, जब मैं उसके बारे में कॉन्शियस हो जाता हूँ तो वो अपने आप को ठीक भी कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ओवर जनरलाइजेशंस मैंने ठीक कर ली हैं। सही। यानी मिसाल तो के नहीं तौर सॉरी, पर अगर इसी इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, ठीक है, जी जी। और ये देखिएगा कि आपके कुछ तजर्बे हुए जिसमें आपने लोगों को सुना कि पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, ठीक है, और आपने कहा कि मैं जब यूरोप में गया तो बहुत लोग ये कह रहे थे। कितने कितने तजर्बे हुए थे? आप समझिए, देर इज वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ एब्स्ट्रैक्टिंग। एब्स्ट्रैक्टिंग का नतीजा ये निकलता है कि हम जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये असल में, और ये जो चीज़ है ना, जैसे ये मेरा फोकस इधर आ जाएगा कि मैं किधर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट के। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात से 100% इत्तेफाक है। लेकिन इस सब कुछ का मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो आपने कहा कि इसकी तहरीक चलानी चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, कुछ नहीं होगा इससे। ये मैं आपको बता देता हूँ, तहरीक का भी कुछ नहीं होगा। तो वो तो मैंने मजाक के तौर हाँ, पर बात की लेकिन थी, चलानी क्योंकि चाहिए। एक सेंसिटिव जो टॉपिक है एक्चुअली। जो तहरीक फ़ायदेमंद होगी वो असल में ये होगी कि मैं अपने बारे में कॉन्शियस हो जाऊं कि ओह माय गॉड, आई गॉट इनटू ओवर जनरलाइजेशन ओवर हियर। ठीक है ना, यानी मोस्ट वेलकम जी। असद, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। अच्छा सर, मैं जो आपने भी फैसला साजी के मतलब बात की ना, तो उसी के मतलब मैं थोड़ी देर पहले प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट के मतलब पढ़ रहा था। तो अभी आपने बात की तो मेरे जहन में सवाल ये आया कि ज़िंदगी के जो मेजर फैसले होते हैं, जैसे शादी है, कैरियर है या एजुकेशन है, और इसी तरह के जो फैसले हैं, उसमें इंसान अकेला नहीं होता, उसके साथ उसकी फैमिली, दोस्त और अहबाब दूसरे भी इफेक्ट हो रहे होते हैं। मेंटल पीस और सारी चीज़ें बंदे की इफेक्ट होती हैं। तो इन जब ये फैसले करने होते हैं, तो मतलब जनरली आप कह लें कि फैसले करते हुए किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए? शादी का फैसला करते हुए सब 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 फैसले जब हम करते हैं, मेनली जब नहीं, आप जब सारे फैसले जो करते हैं उसका तो जनरल रूल इतना ही बताया जा सकता है ना जी, कि ये कर लेना चाहिए। इसमें मैं सिर्फ जो चीज़ का इजाफा कर रहा हूँ वो ये है कि इंसान को सिर्फ प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाकर उसको ऐड नहीं करना चाहिए। हर प्रो और हर कॉन की एक इमोशनल वैल्यू है। मिसाल के तौर पर एक खातून ये फैसला कर रही है कि मुझे डिवोर्स ले लेनी चाहिए। एक इस डिवोर्स ले लेनी चाहिए में जो उसका कौन है वो ये है कि मुझे अपना बच्चा वो मेरे से ले लेंगे, ये बच्चा छोड़ना पड़ेगा। ये जो बच्चा छोड़ना पड़ेगा, इसकी जो इमोशनल वैल्यू है वो इसकी नहीं है। मिसाल के तौर पर कि मुझे अपनी जो फाइनेंशियल मसाइल हैं उनको खुद हल करना पड़ेगा, इमोशनल वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और हो सकता है कि कई ख़वातीन सिर्फ इस कौन की वजह से ये फैसला कर लें कि नहीं, आई वोंट गो अहेड विद दैट। आप समझ रहे हैं बात को? हर प्रो और हर कॉन की एक इमोशनल वैल्यू है। मैं सिर्फ इस चीज़ का इजाफा कर, दूसरा जो आपने फरमाया वो मैं कुछ समझ नहीं सका हूँ। यानी शादी के हवाले से आप क्या कह रहे हैं कि फैसला, वॉज देयर अ क्वेश्चन अबाउट दैट? मैं कह रहा था सर, इंसान की ज़िंदगी के 3 बड़े फैसले होते हैं। एक शादी है मेरे नज़दीक, शायद आपका एक और कोई और नज़रिया हो। तो शादी है, कैरियर और जो एजुकेशन इंसान की, जब इंसान इनके मतलब फैसले करता है तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? देखें जी, एजुकेशन का फैसला तो हम बचपन में खुद करते ही नहीं, ठीक है ना जी। यानी वो तो हमारे ऊपर थोपा जाता है। काश ऐसा हो सके कभी कि हम ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम बन सके कि जिसमें बच्चा जो है वो अपने रुझानात, अपने एटीट्यूड, अपने शौक़ और अपनी एंगेजमेंट की वजह से आगे बढ़े। आप ये देखेंगे कि उसके नतीजे में जो हमारे पोटेंशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा निखरेंगे। ये चीज़ जो चीज़ पाई जाती है, अगर आपको एजुकेशन की फ़िलासफ़ी से इंटरेस्ट हो, तो ये प्रोग्रेसिव स्कूल के नाम से जो स्कूल्स हैं, अब तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, वो हर एक नहीं ऐसा करता, लेकिन इफ़ यू वांट अ लिस्ट ऑफ देम, तो आई थिंक वन ऑफ द most enlightening books written on that topic is डेविड ग्रेबल की किताब है रियल एजुकेशन, वो देख लें। जहाँ तक अपने नौकरी का ताल्लुक है, ये टोटली आपका फ़ैसला है, आपको जिस तरह से आपकी शख्सियत है। देखिए, ये ज़हन में रखिएगा, एक आदमी को मैं ये कहूँ कि उसको अपनी अखलाकी वैल्यूज़ को सामने रख के करना चाहिए। ये मैं कैसे कह सकता हूँ, जबकि हो सकता है उसकी अखलाकी वैल्यूज़ की कोई वैल्यू ना हो उसके ज़हन में। यानी वट एवर यू आर गोइंग टू डिसाइड एज ऑफ टुडे
इज़ नॉट गोइंग टू बी व्हाट यू आर गोइंग टू डिसाइड टुमारो। आपके अंदर ज़िंदगी में डेवलपमेंट्स होंगी और इन डेवलपमेंट्स को रोकने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स आपको इवॉल्व करती हैं, इंसान की सतह पर इवॉल्व कराती हैं, इंसान बड़ा होता है इससे। ये जो एवोल्यूशन है, इसके रास्ते में जब आएगा टाइम तो आप उस हिसाब से भी कर लेंगे। लेकिन अभी की जो काम है, लेट्स से आप चाहते हैं कि मेरी जॉब वेल पेइंग हो, तो इट कैन हैपन दैट यू माइट नॉट गेट अ वेरी गुड ऑफर। तो स्टार्ट विद व्हाट यू गेट, ठीक है, एंड स्टार्ट कीप लुकिंग फॉर द बेस्ट। ये आप करें, इसमें डोंट गो फॉर द आइडियल एट एन ओपनिंग लेवल, ये मत करें। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि आदमी को उसका इंतज़ार करना पड़े। मैंने इसके बड़े घनौने नताइज देखे हैं बाज़ ज़िंदगियों में, कि वो इसका इंतज़ार करते रहे एक अच्छा करियर शुरू करके, और फिर वो नहीं बन सका, तो अब वो एक एक ऐसी जॉब की जो एक आम आदमी के लिए बहुत एस्पायरिंग हो सकती है, उसको भी लेने को तैयार नहीं था कि मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है, और उसके नतीजे में डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। वो उसको महसूस होता है कि यार मेरे पास कोई रास्ता नहीं। इसलिए स्टार्ट विद व्हाट यू गेट, ठीक है जी। और उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए, उसमें बेहतरीन मेहनत करते हुए, अपना बेस्ट देते हुए आगे बढ़ें, अल्लाह ताला रास्ते खोलने शुरू कर देगा। एंड डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। आपने सिर्फ ये देखना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। इस वक्त आपकी जो प्रायोरिटी है वो कल नहीं रहेगी, ये ध्यान में रखना है। उसको इवॉल्व होने दें। मेरे स्टैंडर्ड्स पे मैं 62 साल का हो गया हूँ। मैं अपने स्टैंडर्ड्स पे एक 22-23 साल के आदमी को ये कहूँगा कि वो उस तरह से बिहेव करे, अपने बेटे से कहूँ कि वो इस तरह से बिहेव करे, तो ये शायद थोड़ा सा अनरीज़नेबल होगा। यानी तजर्बात से सिखाना एक और चीज़ है। मैं उसको ये बताता हूँ कि यार कभी झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, ये सब, लेकिन काम तो उसको अपनी मर्ज़ी से ही करना है, और उस अपनी मर्ज़ी से ही काम करना भी चाहिए। शादी जो है, उसमें जो आपको पसंद है उससे शादी करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें। इट इज़ अ लीप इन 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 अनसर्टनिटी इन एनी केस, इसको ज़हन में रखें। ये बड़ों की जो हमारे यहाँ एक हेजिमनी है ना, कि बड़ा इसका फ़ैसला ठीक करते हैं, ज़्यादा हिकमत से करते हैं। बड़े जो लोग हैं वो ज़्यादा हिकमत से ज़्यादा बड़ी गलतियाँ करते हैं, इसलिए कि ज़िंदगी तो अननोन ही रहनी है, फ्यूचर हमेशा अननोन ही रहना है। इसको पहले तो मान लें। अनसर्टेन फ्यूचर में हम जा रहे हैं, कम से कम इस जगह से तो चलें कि मुझे एक खातून या एक बंदा अच्छा लगता है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। आई थिंक दीज डिसीजंस शुड बी टोटली द इंडिविजुअल्स। नंबर एक ये कि काम क्या करने की, एजुकेशन तो हम समझते हैं कि वो उस काबिल नहीं होता, अगरचे मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। काम क्या करना है, शादी किससे करनी है, इसमें बड़ों को रिलेंट करने का रवैया इख्तियार करना चाहिए, ना कि बच्चों से कहना चाहिए कि तुमने हमारी मर्ज़ी पे चलना है। उनकी ज़िंदगियाँ हैं, पीपल शुड बी अलाउड टू टेक दीज डिसीजंस। हम अपनी बेटियों के बारे में तो ये बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, यकीन करें आप, ये मैंने देखा है, ये रवैया देखा है। हम वी डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट दिस कि माई डॉटर्स, मेरे से किसी ने पूछा कि किधर रिश्ता किया आपका, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया, वो उन्होंने खुद ही किया है। तो ये मेरी फैमिली में भी ये पसंद नहीं किया गया कि तुमने ये क्यों कहा, इससे बदनामी होती है। मैंने कहा कोई बदनामी नहीं होती, इसमें ऐसी क्या बात है। इसमें यही तो इंटेग्रिटी के टेस्ट हैं हमारे, कि हम अपने अपने लिए क्या, अपने आप को प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं। यानी डोंट दे हैव अ राइट टू टेक दीज डिसीजंस। ये सिर्फ मेरा ही हक था ज़िंदगी में। अच्छा, अगर मैंने अपनी पसंद की शादी की है तो ज़ाहिर है मेरी बीवी ने भी की है, मैंने अकेले ने तो नहीं की, तो हम दोनों ने की है ना। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? ओनली माई वाइफ कुड डू इट, वाई नॉट माई डॉटर्स, वाई नॉट माई सिस्टर। ये जो स्टैंडर्ड्स हमने रखे हुए हैं, और इस पर हम जो जिस तरह की गैरत का शिकार हो जाते हैं, आई थिंक इस पर अल्लाह ताला से बहुत तौबा करनी चाहिए। ये इनको डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। जी मोहित साहब, आज हम क्या वो एंड में एक अपडेट क्विकली कर लें आसिफ के साथ? जी जी, कर आसिफ लें कर साहब, लें, बिल्कुल। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बताएं ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। इसमें 5 मिनट हम पहले ही कर लिया करें जी, अच्छा है, लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस डिले टुडे जी। एक क्विक कमेंट, अदनान ने जो बात की है तहरीक चलाने वाली, तो वो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है, और अदनान को तहरीक चलाने दें आप। और सबसे पहला मेंबर तो मैं खुद ही हूँगा उसका, और आपको भी मेंबर बनाएंगे हम। बिल्कुल सही।
अच्छा, जो कम्युनिटी इनिशिएटिव है सर, वो बहुत माशाल्लाह ठीक जा रहा है। कल उसका थर्ड सेशन हुआ, उसमें पार्टिसिपेशन भी अच्छी रही और हमारी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी रही, तो सब लोगों को बात करने का मौका मिला और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपनी सक्सेसेस, स्ट्रगल्स शेयर की। और इसमें कल एक बहुत अच्छी बात हुई जो आपको खुश कर देगी। हमारी जो दो वैल्यूज हैं, करेज और ह्यूमिलिटी, उसका बहुत अच्छा मुजाहरा हुआ। हुआ ये कि 2-1 रोज पहले से एक ग्रुप के ऊपर एक चैट चल रही थी, एक्सचेंज ऑफ व्यूज चल रहे थे, तो आमिना और डॉक्टर ताहिरा के दरमियान उस एक्सचेंज ऑफ व्यूज में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, उससे कुछ उलझन बढ़ी। और फिर ये हुआ कि हमारे सेशन के दौरान जब उन दोनों को ये रियलाइजेशन हुई कि ये कुछ भी नहीं है और इसको दुरुस्त करना चाहिए, तो उन्होंने करेज और ह्यूमिलिटी का मुजाहरा करते हुए खुलूस के साथ एक दूसरे से अपोलोजाइज किया ग्रुप के सामने, और वो बहुत ज़बरदस्त मोमेंट था। सबने उसको अप्रिशिएट किया और वो हम सब के लिए एक मॉडल भी है कि ये अपनी अनाओं को एक तरफ रख के ये काम किया जा सकता है। उससे उससे इंसान की वैल्यू कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कल के सेशन में। तो ये मैं अपडेट भी करना चाह रहा था बहुत और अच्छा। इसका भी खास तौर पे जिक्र करना चाह रहा था, और मैं चाहता हूँ कि आप उनको अप्रिशिएट भी करें। आपका यहाँ पे बोलना बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है जी, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के लिए जो किया है काम, उसको बस अल्लाह ताला के हुजूर में प्रेजेंट करें और अपने लिए ये क्वालिटी बना लें, और आपके देखा देखी पता नहीं कितने और लोग बना लें। इसलिए इसके अंदर बड़े हौसले के साथ, वही करेज और ह्यूमिलिटी के साथ आपने खड़े होना है। एंड डोंट इस चीज़ में कभी ना पड़े, बिकॉज यू आर नॉट, वो जो कहा है ना, ला नुरीदो मिनकुम जज़ाम वला शुकूरा, ना तो कोई ना तो कोई रिवॉर्ड चाहिए इसके बदले तुमसे, और ना तुमसे कोई शुक्रगुजारी चाहिए, ना अप्रिसिएशन चाहिए। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मेरी वैल्यू है और ये मैंने अल्लाह के हुजूर में लेके जानी है। मैंने इसको अल्लाह के हुजूर में पेश करना है कि परवरदिगार, मैं ऐसा बनना चाहता था और तेरी पसंद का बनना चाहता था। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि दुनिया में कोई उसको देखे या ना देखे, इसलिए इससे ऊपर होना है हमने इंशाल्लाह। इसलिए प्लीज़ बल्कि मैं इसमें रिकमेंड ये करूँगा कि आइंदा आप जब लोगों का इस तरह करें तो ज़रूर ये बात ज़रूर, वाक़यात ज़रूर बयान फरमाएं, नाम ना लें, बिकॉज दैट विल एक्चुअली, और इस चीज़ में एक दूसरे को याद कराएं कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ना, इसमें से कुछ भी खुदा के यहाँ मिस नहीं होगा, कुछ भी। नॉट एन आयोटा ऑफ इंफॉर्मेशन विल गो मिसिंग इन द रिकॉर्ड्स ऑफ गॉड। वो जो अल्लाह ताला ने कहा है ना, एक ढेला भी, एक एटम के बराबर भी कोई चीज़ जो है वो मिसिंग नहीं है, सब कुछ सामने आ जाएगी। तो इंशाल्लाह वो सही जगह होगी अप्रिसिएशन की। यहाँ पर हम, मैं इसको थोड़ा सा समझता हूँ कि मुश्किल है। आई थिंक पीपल से दिस दैट यू नो सम पीपल रियली नीड इट, बट वी शुड रिमाइंड देम, उनसे अलग मिलें और उनसे कहें कि अल्लाह ताला हमको इसका हौसला दे कि ये हमने सिर्फ अल्लाह के लिए किया और अल्लाह ताला के यहाँ कुछ मिसिंग नहीं होगा। यकीन करें आप, कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड डाउन। आई थिंक दिस शुड बी सीन एज एन अप्रिसिएशन, व्हाटएवर आई सेड। जी, ठीक है। एक्चुअली अपने लिए तो शायद मैं भी यही वैल्यू रखूंगा कि वो हाईलाइट ना हो या उसको कोई रिकग्नाइज करे या उस पर तालियां बजाए या कोई सर्टिफिकेट दे मुझे, लेकिन जब मैं दूसरे के अंदर ये देखूंगा तो मेरा जी चाहेगा कि मैं उसको अप्रिशिएट करूं। चले उसका मैं मैं आपको आपकी तरीका बात जो है बताऊंगा, मैं उसका तरीका जी बताऊंगा जी आपको। That is something, I mean, even noticing it and asking them, let's say, the two participants in this particular case, asking them कि ये कैसे ख्याल आया। I mean, मेरे अंदर भी ये चीज़ पैदा हो जाए, मैं भी इसका बहुत चाहता हूँ। ये जो नोटिस करना है ना, ये खुद अप्रिसिएशन होती है, जिसमें आप अप्रिशिएटिव वर्ड्स नहीं बोल रहे होते, आप असल में इंक्वायरी कर रहे होते हैं। इसको अप्रिशिएटिव इंक्वायरी के तौर पर रखें। ठीक ठीक। ठीक है, ये बच्चों के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, so that they don't become appreciation dependent. Right. That's all.
थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, जज़ाकल्लाह जी। बहुत खुशी हुई जी, अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत बरकत डाले और आपकी ये जो सारी सही है इसको कबूल फरमाए जी इंशाल्लाह। आमीन। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक जी अली, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है थैंक जी, यू, बहुत अस्सलाम बहुत शुक्रिया वालेकुम, सर। खुदा हाफिज। जो हैंड रेज है हमने नोट कर लिया, इंशाल्लाह थैंक नेक्स्ट यू, सेशन में हम उनको पहले मौका दे देंगे। फी बहुत अमान शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।